दोस्तों नमस्कार। मैं बी.एम. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं अशेष त्रिपाठी की लिखी कहानी मोक्ष के लिए। चपरासी की नौकरी करते हुए राम प्रसाद ने बेटे कार्तिकेय को पेट काट कर पढ़ाया। कार्तिकेय को उन्होंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी की सीख दी। कार्तिकेय डिप्टी कलेक्टर बन गया। जिस सच्चाई और ईमानदारी को साथ लेकर वह बड़ा हुआ, कुर्सी पर बैठते ही वही उसके दुश्मन हो गए। वह झूठे और मक्कार लोगों से घिर गया। धीरे धीरे कार्तिकेय को लगने लगा कि इनसे दुश्मनी लेकर वह जी न पाएगा, और फिर वह भी वैसा ही बन बैठा जैसा सब चाहते थे। तो आइए सुनते हैं सिस्टम की परत उधेड़ती ये कहानी। तर्जनी में चाबी का छल्ला फंसाकर घुमाता हुआ बेहुदा सा शख्स डिप्टी कलेक्टर कार्तिकेय के सामने कुछ ऐसे बोल रहा था मानो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। भारी आवाज के साथ उसका गुरूर कार्तिकेय के कानों को तकलीफ दे रहा था। सर, कैश से परहेज है तो अच्छी लोकेशन में 2-3 एकड़ जमीन आपके किसी रिश्तेदार के नाम करवा देते हैं। आजकल ऐसा ही चलता है सर। कार्तिकेय सामने बैठे उस शख्स को एकटक देख रहे थे, पूरे मुआयने के साथ, इत्मीनान से। सांवली रंगत, नाटे कद का, उल्लू जैसी गोल आंखें, गोल्डन फ्रेम का चश्मा, मोटी नाक पर गहरा कटा निशान, नाक कम थूथन ज्यादा, सांड जैसी गर्दन से बंधी मोटी सोने की चैन, कलफदार सफेद शर्ट की आस्तीन आधे बाहों तक चढ़ी, कलाई में 2-3 ब्रेसलेट और 5 से 4 उंगलियां अंगूठी से जड़ी, हथेली में बड़ा सा एप्पल मोबाइल का लेटेस्ट काला चमकता मॉडल, बिल्कुल किसी विलेन के मानिंद। कार्तिकेय ने ऐसे पात्र फिल्मों में देखे थे, आज साक्षात दर्शन का अवसर भी मिल गया। उसके विजिटिंग कार्ड पर छोटे छोटे हरफों में सत्ताधारी दल का मोनो और कोई 7-8 पद। उस कार्ड में मोटे अक्षरों से लिखा था, सत्यनारायण, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर। आगे बोले स्वर्ण नारायण जी। हालांकि विजिटिंग कार्ड में उसका नाम सत्यनारायण था, लेकिन कार्तिकेय ने जानबूझकर सत्य को स्वर्ण के संबोधन में बदल दिया। नहीं, स्वर्ण नहीं सर, सत्यनारायण। लगभग पूरे जबड़े को फाड़कर हंसते हुए उसने स्पष्ट किया। तौबा, बाएं जबड़े के 2-3 दांत भी सोने के। लगता है सोना खाने के बाद आप ब्रश करना भूल गए हैं। वाह सर, कितने मजाकिया हैं आप। हो। हंसने के बाद वह खांसने लगा। प्रसन्नता से पनिया आई आंखों को उसने चश्मा निकालकर रुमाल से पोंछा, फिर नाक पर लगाकर छिड़क दिया। मजाक तो तुम कर रहे हो, वह भी बड़ी खूबसूरत अदाओं के साथ। आपको अभी नया नया प्रभार मिला है सर। धीरे धीरे हमारे आपके बीच मजाक और भी खूबसूरत होते जाएंगे। मजाक और खूबसूरत शब्द पर जोर ज्यादा था। अप्रैल का शुरुआती महीना था। ऑफिस के एसी से निकलती ठंडक के बावजूद कार्तिकेय को कनपटियों के पास गर्मी महसूस होने लगी। उसने घड़ी देखते हुए कहा, सत्यनारायण, मेरी जरूरी मीटिंग का वक्त हो रहा है, फिलहाल आप अभी जाएं। श्रीमान जी, पूरी बात तो आपने सुनी नहीं। अब कार्तिकेय ने उसे घूरते हुए टेबल के नीचे से रिंग का बटन दबाया। चकाचक वर्दीधारी अर्दली सिर पर डली गांधी टोपी ठीक करते अदब से खड़ा हो गया। कार्तिकेय को सत्यनारायण और अर्दली की झकाझक लिबास एक जैसी लगी। साहब को अपने पर यूं गौर करता देख अर्दली सब पकाते हुए संभला। कार्तिकेय की निगाहें उसके गले पर टिकी थी।
बंद कॉलर के नीचे इसने जो सोने की चेन छुपा रखी है काफी मोटी दिख रही है। फिर उंगलियों का जायजा लिया। एक उंगली में साईं बाबा और एक में नीलम की अंगूठी, दोनों सोने की। सत्यनारायण और अर्दली विस्मय से साहब को ताक रहे थे। गहरी सांस छोड़ते हुए कार्तिकेय अपनी कुर्सी से उठा। कुछ देर की खामोशी की वजह से माहौल में तलखी बुलाई थी। उठने के साथ कार्तिकेय ने अजीब नजरों से पहले सत्यनारायण फिर अर्दली को देखा। अब हड़बड़ाए हुए अर्दली ने समझदारी दिखाई। वह सत्यनारायण के करीब पहुंचकर बोला, आप बाहर चलिए, साहब की मीटिंग का वक्त है। मोबाइल और रूमाल समेटते हुए कुछ हद तक भौचक्किया है सत्यनारायण ऑफिस से बाहर निकल गया। सुनो, अर्दली पलटा, दोबारा इससे मेरी मुलाकात न हो। साहब, ये तो यहां आते ही रहते हैं, बड़े नेता हैं, न जाने कितने धंधे हैं इनके। जितने विभाग हैं सब जगह इनकी खातिरदारी होती है। जितना बोला उतना करो। अर्दली सिर पिटाकर बोला, जी साहब, थोड़ी देर मुझे किसी से नहीं मिलना। वो मीटिंग? कार्तिकेय आगे कुछ बोले उसके पहले ही साहब का मुंह भाप कर अर्दली बाहर निकला और ऑफिस के दरवाजे को बंद कर दिया। एक गहरी निश्वास छोड़ते कार्तिकेय ने ऑफिस के चारों ओर नजरें फिराई। 3 शेरों के नीचे लिखा, सत्यमेव जयते, तिरंगा, महापुरुषों की तस्वीरें। उसने नीचे सिर झुकाया। मोटी लाल कालीन में उसके चमचमाते काले जूते धंस रहे थे। अचानक उस लाल कालीन से गड्ढम मड्ड हुई कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरने लगी, बिल्कुल उसके जूतों के पास से। लगा जैसे धीमी आवाजों की फुसफुसाहटें तेज होने लगी हैं। लाल कालीन से दिखती परछाइयां उसे बुला रही हैं। वह उनमें गुम हो जाता है। पलस्तर झरे लाल ईंट वाले मकान के बाहर साइकिल की घंटी बजती सुनाई देती है। बाबूजी आ गए। कुट्टू, दरवाजा खोलो। आया बाबूजी। उछलता हुआ 8 बरस का कुट्टू दरवाजा खोलने भागा। हमेशा देर कर देते हो। अम्मा, बाबूजी को पहले पानी दे दो। रामप्रसाद ने कमरे के एक कोने में साइकिल टिकाई। अम्मा पानी का गिलास लिए साइकिल के हैंडल में लटके मैले झोले को देख रही थी। रामप्रसाद मुस्कुराए। रेरुआ है, आलू है, टमाटर है और धनिया की पत्ती, मिर्च भी है। 9 बजे रात तो तुम सब्जी लाते हो। कभी तेल चुका होता है तो कभी जीरा। 4 आने तक घर में नहीं रहने देते कि बाजार जाकर कुछ जरूरत की चीजें लेती आऊं। कहने को हो सरकारी नौकर। कुट्टू झोला उतार चुका था। अम्मा, जल्दी बनाओ ना तरकारी, नहीं तो मैं अचार के साथ रोटी खा लूंगा। मुझे भूख लगी है। रामप्रसाद ने प्यार से कुट्टू को उठाकर गोद में चढ़ा लिया। आज मेरे राजा बेटा ने क्या क्या पढ़ा है। अरे ये लाड दुरार छोड़ो, जाओ जाकर मुंह धो लो। नल नहीं आया था तो पढ़ाई के हैंडपंप से पानी लाना पड़ा। बिजली वाला भी आया था, कह रहा था सुकुल जी बड़े आलसी हैं, कभी भी टाइम से बिजली का बिल नहीं देते, जबकि हैं कलेक्ट्रेट में। पत्नी की बातों को अनसुना करते रामप्रसाद कुट्टू से मुखातिब थे। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं, फिर तुमसे महात्मा गांधी का ऐसे सुनूंगा और लिखवा कर देखूंगा भी। अगर कोई स्पेलिंग गलत हुई तो कान खिंचाई होगी। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 1880। कुट्टू चहक चहक कर ऐसे सुना रहा था। इधर रामप्रसाद शीतल हो रहे थे, गदगद हो रहे थे कुट्टू की स्पष्ट उच्चारित इंग्लिश सुनकर। पंडित रामप्रसाद के पिताजी की पंडिताई 12 गांवों में चलती थी। उनकी इच्छा थी कि रामप्रसाद संस्कृत में महारत हासिल करे। रामप्रसाद को अंग्रेजी की किताबें पढ़ते देख
वह बार बार कहते, रम्मू की माँ, कह दो इससे संस्कृत के श्लोक रटे, भागवत पुराण रटे, बेसबूर अंग्रेजी की किताबों में उलझा रहता है। मेरे बाद इसी को पंडिताई संभालनी है। पिताजी की डांट और उलाहने से त्रस्त होकर राम प्रसाद एक दिन भागकर शहर आ पहुंचे। बस्ते में इंटर फर्स्ट क्लास की डिग्री, कुछ किताबें और लट्ठा का कुर्ता पायजामा डाले हुए। उन्होंने गांव के मास्टर साहब से सुन रखा था, शहर में वकील सीता प्रसाद बहुत उदार है, वो सबकी मदद करते हैं। राम प्रसाद पता पूछते पूछते सीता प्रसाद की हवेली पहुंच गए। नौकर चाकर, दरबान, मोटर गाड़ियां, विशाल उद्यान देखकर राम प्रसाद का मन बैठ गया। इतने बड़े आदमी से कैसे मिल पाएंगे? वो गेट के बाहर झोला लिए रुआ से एक कोने में खड़े रहे। शाम 7 बजे के आसपास सफेद मोटर गाड़ी में सवार वकील साहब आए। झोला लिए किशोर पर उनकी दृष्टि पड़ी। दरबान से उसे अंदर बुलवाया। कौन हो बेटा, क्या चाहिए, कहां से आए हो? जी, मैं सोनपुर वाले पंडित जानकी प्रसाद का बेटा राम प्रसाद हूं। मुझे शहर में पढ़ना है, कॉलेज में दाखिला लेना है। घर में बताकर आए हो या ऐसे ही? वकील साहब ने हमदर्दी से पूछा। राम प्रसाद की बड़ी बड़ी आंखें टपटपा उठी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को इत्तिला भेज दूंगा कि तुम मेरे पास हो। पढ़ो, ये तो अच्छी बात है। पिताजी काहे रोकते हैं पढ़ने से? कहते हैं इकलौते लड़के हो, तुम्हें पंडिताई संभालनी है। कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा तुम्हारा दाखिला कॉलेज में। वकील साहब की हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में राम प्रसाद उर्फ रम्मू का डेरा जम गया। मोटर गाड़ी पहुंचने से लेकर बगीचे की देखभाल और भी न जाने कितने काम। वकील साहब के 2 लड़कों में से एक विलायत में था और दूसरा बंबई में। वकीलाई साहिबा ने हवेली की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां रम्मू को दे डाली। उधर बेचारे पंडित जानकी प्रसाद इकलौते बेटे के यूं घर छोड़कर जाने से उदास रहने लगे। वकील साहब से भला क्या बहस करते, मन मारे पंडिताई करते रहे। दिवाली पर राम प्रसाद गांव आए तो अम्मा ने विवाह की जिद पकड़ ली। राम प्रसाद ने खूब समझाया, अम्मा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लेने दो, तब शादी भी कर लूंगा। नहीं बेटाऊ, मैंने तुम्हारी हमेशा सुनी, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बीए फर्स्ट ईयर के पर्चे होने वाले थे और ऐसे में शादी का झमेला। वकील साहब के पास पंडित जानकी प्रसाद ने बेटे की शादी की सिफारिश लगा रखी थी, साथ ही कहीं नौकरी भी दिलवाने की। शादी हुई और राम प्रसाद ने जैसे तैसे बीए फर्स्ट ईयर का पर्चा दिया। राम प्रसाद अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री आ गए। वकील साहब ने समझाया, बेटा अब गृहस्थी वाले हो गए हो, मैं अब उम्र के चलते वकालत छोड़ रहा हूं। मेरी कलेक्ट्रेट में जान पहचान है, वहां नौकरी कर लो, बाद में मेरी चले न चले। राम प्रसाद के बीए ऑनर्स होने और अच्छी नौकरी पाने के सपने चकनाचूर हो गए। राम प्रसाद कलेक्ट्रेट में चपरासी बन गए और धीरे धीरे सबका साथ छूट गया। पिताजी और मां का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने कभी गांव न जाने की कसम ले ली। विदेश इलाज कराने गए वकील साहब फिर वापस न लौट सके। एक दिन वकीलाइन भी जायदाद और हवेली बेचकर विलायत चली गई। काफी दिनों तक राम प्रसाद गृहस्थ होते भी विरक्त जैसे रहे। जब पुत्र का जन्म हुआ तो मानो उनके सपनों में एक बारगी फिर पंख उगाए। पुत्र का नाम रखा कार्तिकेय। पत्नी से कहा, मैं भी इकलौता था और ये भी इकलौता रहेगा, इसी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम देखना एक दिन एक कलेक्टर बनेगा। 2 साल के कुट्टू को राम प्रसाद ए फॉर एप्पल बुलवाते। लगता कि उनके पास जितना भी ज्ञान है
वह सारा नन्हे कुट्टू पर एक ही दिन में उड़ेल देना चाहते हो। उन्होंने कुट्टू का दाखिला कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। इंटरव्यू के दौरान कॉन्वेंट स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को कुट्टू ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। सच्चाई, साफ गोई और आत्मविश्वास के मिक्सचर को राम प्रसाद अपने कुट्टू के रगों में उतारते गए, पेट काट कर उसे पढ़ाते रहे। कार्तिकेय की मेधा शक्ति प्रबल थी। ऐसी कोई क्लास नहीं थी जिसमें वो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन न उत्तीर्ण हुआ हो। पढ़ाई के साथ कार्तिकेय वॉलीबॉल का भी अच्छा खिलाड़ी था। 11वीं के रिजल्ट में वह संभाग भर में अव्वल आया। बेटे की उपलब्धियों का बखान जब अखबारों में छपता तो अपनी अनपढ़ पत्नी को राम प्रसाद जोर जोर से पढ़कर सुनाते। कुट्टू की माँ एक दिन कह बैठी, सुनो जी, काहे बेटवा को कलेक्टर बनाने पर तुले हो? मुझे तो बिल्कुल अच्छा न लगेगा जब बेटे के दफ्तर में तुम चपरासी बनकर बैठोगे। राम प्रसाद हंसते हुए बोले, अरे पगली, क्या जिंदगी भर नौकरी करवाएगी? कुट्टू कलेक्टर बन जाए फिर मेरी ये घर और दफ्तर की चाकरी छूटे। पीएससी की परीक्षाओं में कार्तिकेय अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। राम प्रसाद को तो जैसे जीते जी मोक्ष मिल गया हो। आखिरकार कुट्टू की पहली पोस्टिंग बतौर डिप्टी कलेक्टर राजधानी में हो गई। ज्वाइनिंग के लिए भोपाल जाना था। पिता का आशीर्वाद लेने जब वह नीचे झुका तो राम प्रसाद ने उसे अपने सीने में खींच लिया। पिता पुत्र फपक फपक कर रो पड़े। कुट्टू की मां ने गाड़ी का टाइम होने का वास्ता देकर किसी तरह दोनों को अलग किया। सुन कुट्टू, बैग में भरता रोटी रख दिया है, रास्ते में खा लेना, गुड़ भी है। अम्मा अम्मा की दहाड़ लगाते कुट्टू एक बार फिर रो पड़ा। चल, ऐसे रोएगा तो कलेक्टर ही क्या करेगा? कुट्टू की मां जज्बातों पर नियंत्रण पाने में माहिर थी। उसे भरपूर हौसला दिया, बाहर रिक्शे तक छोड़ा। राम प्रसाद अंदर ही रहे और कुट्टू चला गया। सर, मे आई कम इन? ऑफिस की गेट पर एक धीमी आवाज ने कार्तिकेय को पुरानी यादों से अचानक बाहर खींच लिया। एक झटके में सारी परछाइयां लाल कालीन में जा समाई। परछाइयों में गुम हो चुके कार्तिकेय ऐसे बोले मानो नींद से जागे हों। यस मिस्टर गुप्ता। सर, सभी इंतजार कर रहे हैं, मीटिंग रूम चलें? कार्तिकेय ने मिस्टर गुप्ता को देखा। क्रीम सफारी सूट, गंजे सिर में बिग, गले में स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष, दाहिनी उंगलियों में ग्रह शांति की अंगूठियां। कलेक्ट्रेट के सुसज्जित मीटिंग रूम में अनोखे तेज से दमकते चेहरे, सजे धजे और झकाझक लिबास के साथ। गरीबों के लिए आए 180 करोड़ की योजनाओं पर अंग्रेजी में गहरे डिस्कशन हो रहे थे। शाम को कार्तिकेय के बंगले में मिस्टर गुप्ता आए। सर, आपकी एंट्री जबरदस्त रही, कैसे जुगाड़ फिट किया? क्यों, कुछ खास बात है गुप्ता जी? नो सर, बस सोचा थोड़ा आपसे यहाँ के रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। यू नो, वेरी इजी। ऊपर तक पहुंचाने के बाद आपका कमीशन भी हम लोगों ने तय कर दिया है। सर, बड़े लकी हैं आप। इस समय गुप्ता ने शानदार ब्लैक सूट के साथ व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। कार्तिकेय को कमीज के अंदर सत्यनारायण छुपा लग रहा था। देखिए सर, सबको फॉलो करेंगे तभी हमारा तालमेल जमेगा। अब वर्मा जी को ही देख लीजिए, बेचारे सिर्फ इंटेलिजेंट थे, प्रैक्टिकली नहीं। न लिया और न लेने दिया, फंस गए रूलर घोटाले में। सस्पेंड है, इंक्वायरी पर इंक्वायरी चल रही है। सुना है इस समय उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती, बेचारे। अब कार्तिकेय को गुप्ता के मुंह में भी सत्यनारायण गुस्सा दिखा। अचानक अंदर से आवाज आई, साहब, खाना लगा दूं? अचकचा कर कार्तिकेय ने देखा। साहब, 11 बज रहे हैं, खाना लगाऊं? हाँ, लगा दो,
सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी राम प्रसाद। कार्तिकेय उसे अपलक देखता रहा। रहने दो, भूख नहीं है, तुम खा लो, जो बचे वह भी लेते जाना। रात के 2:30 बज रहे थे। कार्तिकेय को घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि बाबूजी ने उसे कलेक्टर क्यों बनाया, यह सब क्यों नहीं बताया और समझाया कि कैसे निभाना पड़ेगा। बेचारे वर्मा जी न लिया न लेने दिया, फंस गए, सस्पेंड है बेचारे। सर आप बड़े मजाकिया हो बेटा, तुम्हें कलेक्टर बनना है, ऐसे ही रहोगे तो क्या कलेक्टरी करोगे। अचानक सारी आवाजें शांत हो गई। कार्तिकेय ने सुकून के साथ एक पुरजोर जम्हाई ली। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। लगा कि अम्मा उसे प्यार से सहलाते हुए समझा रही है, बेटा ये यहाँ का दस्तूर है, दुनिया से दुश्मनी लेकर चैन से नहीं सो पाओगे। किताबों की बातें और होती हैं, उन्हें जीवन में उतारना संभव नहीं है। फिर धीरे से बाबूजी की भी आवाज आई, मैं चाहता तो नहीं था कि तुम अपना जमीर में छू, लेकिन ये सब मिलकर तुम्हें जीने लायक न छोड़ेंगे। जब अपना कुंबा कमजोर हो तो मजबूत कुंबे से समझौता हमारी मजबूरी है। सुबह आंख खुली तो कार्तिकेय को लगा कि यहाँ वह अकेला नहीं जी सकता, सबको साथ लेना ही पड़ेगा। इसके बाद कार्तिकेय फोन में व्यस्त हो गया। 50 फोन लगाए, कई अटेंड भी किए। गुप्ता को कई जरूरी फाइलें बंगले में लाने के निर्देश दिए। कार्तिकेय ने सभी वजनदार फाइलों को अलग रख दिया, सभी में आंख मूंद कर हस्ताक्षर। तभी रसोई से आवाज आई, साहब लंच में क्या रहेगा? राजमा, पनीर, फ्राइड राइस, आलू मटर और हाँ रामप्रसाद जी, रोटी घी के साथ। कार्तिकेय ने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैराती हुई कहा। ड्राइवर ने तब तक सरकारी इन्वेस्टर का पिछला दरवाजा खोल दिया था। कार्तिकेय अब शांत था। गाड़ी में बैठे सोच रहा था, उसे ये सब तो पहले ही कर लेना चाहिए। उसके करीबी बड़े बाबू ने बहुत पहले कहा था, घर आई लक्ष्मी को जो भगा दे, इस नर्कलोक से उसे मोक्ष संभव नहीं है। साहब अपने लिए न सही, कम से कम घर वालों का तो ख्याल कीजिए। कार्तिकेय मन को समझा रहा था, क्या मुझ में ताकत है जीवन भर इस नरक की यातनाएं सह पाने की? क्या हम लड़ पाएंगे उनसे? जीत तो उन्हीं की होनी है, फिर हारने के लिए लड़ाई क्यों? खुद वो अपनों के मोक्ष के लिए इस मैली गंगा में हाथ धोने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। कार्तिकेय ऑफिस पहुंचा तो सामने सत्यनारायण खड़ा था। अपनी मोटी खीसें निकालता हुआ बोला, साहब मोक्ष के लिए माया जरूरी है। ये रहे रजिस्ट्री के कागजात। मरीना हिल्स में 3 एकड़ जमीन आपके पिता के नाम करवा दी है मैंने। पेट काट कर उन्होंने पढ़ाया है आपको, कुछ तो हक बनता है उनका। चपरासी की नौकरी में क्या हासिल किया होगा उन्होंने? शायद अपने अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं। कार्तिकेय मुस्कुराता हुआ सत्यनारायण के कंधे में हाथ डालकर ऑफिस के अंदर चला गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।